नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास की पॉलिटी की सीरीज में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पीछे मैं आपको सिलेबस जो मैंने आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग 1773 से 1935 के जो अधिनियम थे उनका वीडियो तथा उसके बाद संविधान सभा के गठन का विस्तार रूप से वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। वीडियो आपको मैं दे चुका हूं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि हम एक क्रमवार अध्ययन जो कर रहे हैं उसमें आप क्या कर सकें, भागीदारी कर सकें और सही तरीके से आप पॉलिटी को पढ़ सकें। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों की। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट इस जो बच्चे होते हैं इस टॉपिक को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, भले आपका स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या वनडे का एग्जाम हो, यहां से इस टॉपिक से बार बार वहां क्वेश्चन रिपीट करे गए हैं। तरह तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है और कभी आपका मिलान करते हुए आपका यहां पर क्वेश्चन उठाता है। मैच वाले क्वेश्चन यहां से आपकी ज्यादातर मैच वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको मैं एक अलग नजरिए से आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपको चीजों को रटने की आवश्यकता ना पड़े, तरीके से हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियां की। देखिए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। अब बात हम यहां पर करेंगे समितियां थी क्या। हम पीछे पढ़ चुके हैं, संविधान सभा का गठन हो चुका है। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई और अलग अलग समितियों में सदस्यों को अपॉइंट किया गया, रखा गया। सारे सदस्यों को कुछ ना कुछ कार्य दे दिया गया और उन्हीं कार्यों से संबंधित समितियां आपकी निकल कर आई। और यहां पर देखिए 8 जो थी आपकी बड़ी समितियां थी तथा कुछ अन्य छोटी समितियां थी। और दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि जो 8 समितियां हैं, 8 बड़ी समितियां हैं, इनको बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से उठकर आएंगे, इन 8 बड़ी समितियों से। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे बड़ी समितियों की। पहले देखेंगे कौन कौन सी बड़ी समितियां थी और इन समितियों का अध्यक्ष कौन था। हर एक समिति को कुछ सदस्य दिए गए, हर एक समिति को कुछ कार्य सौंपा गया और उन समितियों में एक अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, एक को अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया, बनाया गया। यहां पर फिर इन समितियों ने क्या करा, अपना अपना जो कार्य दिया है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया और हमारे लिए, भारत देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो बात करेंगे संविधान सभा की बड़ी समितियों की। तो पहली समिति देखिए कौन सी थी, संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी है आपकी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चौथी समिति है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसको स्टार कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रारूप समिति से निकल कर आता है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे 5वीं समिति है आपकी कौन सी, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे देखिए, यहां पर एक छोटी सी चीज आपको और देखनी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जो आपका मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी, इसी समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां भी बनाई गई और इन 5 उप समितियों का एक एक आपका क्या नॉमिनेट कर दिया गया, अध्यक्ष नॉमिनेट कर दिया गया। 5 उप समितियों में से 2 में आप पहले स्टार बना लीजिए, ए और बी। मोस्टली एग्जाम में आपका अब देखिए उप समितियां हैं कौन कौन सी। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। दूसरी है आपकी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी जी। तीसरी है उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, नोट करिएगा असम को छोड़कर, यहां से क्वेश्चन उठा सकता है किस राज्य को छोड़ा गया था, आप आंसर देंगे असम को। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई जी। चौथी उप समिति है आपका छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों
असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति जिसके अध्यक्ष थे आपके एवी ठक्कर जी, और पांचवी उप समिति थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। यहां पर देखिए दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, पहली और दूसरी ये दो उप समितियां बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम से याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। ऊपर लिखा गया है मौलिक अधिकारों, देखिए यहां पर लिखा गया है मौलिक अधिकारों के लिए समिति, अल्पसंख्यकों के लिए समिति, नीचे लिखा गया है उप समिति। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष, आप आंसर देंगे सरदार पटेल जी, और पूछेगा मौलिक अधिकार उप समिति के, तो एग्जाम देते समय ढंग से पढ़िएगा प्रश्न को कि वो समिति पूछना चाह रहा है या फिर आपसे उप समिति पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। छठी जो बड़ी समिति थी उसका नाम है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवीं है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, यानी कि राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी जिसका कार्य था राज्यों से समझौता करना। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। आठवीं समिति है आपकी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न ये उठता है कि 8 समिति सर ने बोल तो दिया कि इनको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद कैसे करना है इस चीज को, अब मैं आपको पहले वो बताऊंगा कि आप इसको पढ़ना कैसे है। देखिए पहले आप क्या करिए, यहां पर व्यक्ति का नाम लिखिए, व्यक्ति का नाम जैसे जेएल नेहरू जी, और उनके सामने लिख लीजिए वो कितनी समितियों के अध्यक्ष हैं और कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष हैं। इसको एक सेपरेट करके नोट्स बना लीजिए। अब आगे देखिए दूसरा तरीका, संघ शक्ति समिति। मैंने आपको 2 बता रखे हैं, शुरू में 2 मैंने आपको बताई, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। देखिए शब्द कौन सा रहा, संघ, संघ, संघ मतलब केंद्र, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू आपके पहले पीएम थे। पीएम यानी केंद्र में कौन होता है? केंद्र में मेन वास्तविक प्रधान कौन होता? शक्ति का प्रधानमंत्री। तो यहां से देखिए दिमाग में इतना बैठा लीजिएगा कि भैया संघ की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, और केंद्र के आपके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यहां पर दोनों समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया है। सिर्फ इन समितियों के अध्यक्ष को किस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैं आपको एक आसान तरीका आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा देखिए प्रांतीय संविधान समिति। तो आप मुझे ये बताइए, जैसा कि आप सबको पता है सबसे ज्यादा रियासतें किसने जोड़ी थी हमारे देश में? पटेल जी ने। तो देखिए रियासतें, अब मैंने आपको, जिसने मेरा पीछे वीडियो नहीं देखा, मैं आपको वहां पर प्रांतीय शब्द का और राज्य शब्द के बीच का अंतर बता चुका हूं, जाकर आप देख लीजिएगा, प्रॉपर उसे समझाया है मैंने, प्रांत और राज्य शब्द के बीच में अंतर क्या होता है। आप सबको पता है सरदार पटेल जी ने सबसे अधिक रियासतें जोड़ी किसमें? भारत देश में। तो देखिए प्रांतीय मतलब रियासतों से जोड़ते हुए चलिए, और यहां पर आपका जहां पर प्रांतीय देखने को मिलेगा उसका आंसर, उसके अध्यक्ष बन जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका बता रहा हूं, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं। चौथा देखिए प्रारूप समिति, इसमें तो मैं स्टार बना चुका हूं, इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई शक की जरूरत नहीं है, आपको एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। प्रारूप शब्द जहां पर आ गया उसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाना, एक नक्शा बनाना, एक ढांचा बनाना संविधान का। और हम किसे मानते हैं? हम संविधान का निर्माता किसे मानते हैं? हम मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का पिता, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो भैया जब भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता हैं, हमारे संविधान के पिता हैं, तो संविधान का सांचा, संविधान का ढांचा कौन तैयार करेगा? भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हो गए? आपके भीमराव अंबेडकर जी हो गए। आगे बढ़िए, पांचवा मैंने बोला मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों का क्षेत्र का। तो देखिए यहां पर के इसके अध्यक्ष भी कौन है? आपका पटेल जी हैं, क्योंकि पटेल जी ने काफी बार मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, तो इसको ऐसे लेके चलिए कि पटेल जी क्या होंगे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे। और 2 आपको याद करने हैं, मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति के एससी मुखर्जी। छठी समिति की हम बात करें प्रक्रिया नियम समिति। पीछे मैंने आपको पीछे बताया था, संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे पहले स्थायी अध्यक्ष, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भैया अगर कोई जो, अब मुझे आप ये बात सोचिए, कहीं पर भी कोई नियम बनाना हो, कोई एक नियम बनाना हो, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे आगे की प्रोसेस होगी, तो वो नियम बनाएगा कौन? रूल कौन बनाएगा? रूल बनाएगा जो क्षेत्र का मुखिया होगा,
जैसे हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, तो पिताजी द्वारा ही कहीं ना कहीं नियमों को बनाया जाता है। तो उसी प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम बनाने का अधिकार देखा जाए तो किसके पास होगा? जो मुखिया होगा। मुखिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन रहे होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। सातवां देखिए, राज्यों के लिए समिति। यहां पर देखिए एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, पीछे हमने बात करी है प्रांतीय संविधान समिति की, और यहां पर हम बोल रहे हैं राज्यों के लिए समिति की। जहां पर प्रांतीयों के लिए समिति की बात आएगी, आप आंसर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां पर राज्यों की बात होगी, आप आंसर देंगे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि देश आजाद होने के बाद मैं बता चुका हूं राज्य शब्द कैसे निकलकर आया था, पीछे वीडियो में बस की बात कर चुका हूं। आठवां देखिए, संचालन समिति। बहुत तरीके से आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं, बहुत तरीके से समझाते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल मेरी बात को समझते हुए चलिएगा। बात करिए संचालन समिति की, फिर से वही बात निकल कर आती है जो छठी समिति के लिए मैंने आपको बोला था। अगर किसी चीज का संचालन करना होगा, वो संचालन कौन करेगा? उस जगह का अध्यक्ष, उस सभा का अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सिंपल सा भैया, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से निचोड़ बनाते हुए लेके आया हूं मैं आपको याद कैसे करना है इन 8 समितियों को। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया है आप उसको डेली 2 से 3 मिनट रीडिंग करिए, दिमाग में आपके बिल्कुल एकदम छप जाएगा। एग्जाम में चाहकर भी आप इसको गलत नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए, अब बात करेंगे सभा की छोटी समितियों की। यहां से क्वेश्चन देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चन उठते हैं वो 8 समितियों से उठते हैं, जो बड़ी समितियां थी। और उसमें कौन सी सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं? प्रारूप समिति से। छोटी समितियों से बहुत कम बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको आप क्या करिएगा, डेली एक नजर मारिएगा, डेली एक नजर इसको पढ़िएगा, दिमाग में आपके कहीं ना कहीं चीजें बैठ जाएंगी, अगर आपको 8 समितियां याद हो चुकी हैं तो, जिसको मैं सरल तरीके से समझाते हुए चला हूं। देखिए, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्याय समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सदन समिति के अध्यक्ष वी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको यहां पर स्टार बना लीजिए, मैं बताते हुए चल रहा हूं। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको स्टार बना लीजिएगा। 5वीं समिति को इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मालवंकर, इसको भी आप क्या कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। और इसको देखिए, सिंपल सा तरीका है, पीछे मैं आपको बता चुका हूं। संविधान सभा ने 2 प्रकार से काम किया था, विधायिका के रूप में और आपका संविधान बनाने के रूप में। यानी कि हमारे देश, स्वतंत्र भारत देश की पहली संसद मैंने आपको बताई थी संविधान सभा। और भैया, जब संविधान सभा को ऐसा संसद के रूप में आप देखते हो, तो यहां कार्यों का संचालन कौन करेगा? जो उसका स्पीकर होगा। और स्पीकर कौन थे पहले? जीवी मावलंकर जी। ठीक है दोस्तों, अभी भी जो लोकसभा राज्यसभा का स्पीकर होता है वही तो कार्यों का संचालन करता, तो इजी है इसको याद करना। 7वां देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी जी, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बात करते हैं हम 8वीं समिति की। 8वीं समिति आपका मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, जिसके थे वी पट्टाभाई सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार। कौन? नलिनी रंजन सरकार। यह भी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। भाषाई प्रांत आयोग एस.के. धर, इसको भी इंपोर्टेंट कर लीजिए। 3 छोटी समितियों में 3 में स्टार बना चुका हूं, और तीनों देखिए एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। भाषाई प्रांतीय समिति एस.के. धर आयोग की बात चलती है, यह भी संविधान समिति के क्या थे? आपके सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। 3 समितियों को मैंने स्टार बनाया है छोटी समितियों में। 8 वहां हो गई, 3 यहां हो गई। 8 2 10 और 1 11। 11 समिति आपको एटलीस्ट बिल्कुल अध्यक्षों के साथ याद होनी चाहिए। तरीका मैं आपको समझा चुका हूं कैसे आपको याद करना है। आगे बढ़िए, अब सबसे महत्वपूर्ण यहां पर समिति हमारी आ चुकी है, जिसका नाम है प्रारूप समिति, जिसको आप कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। इसका भी मैं आगे चलकर आपको तरीका बताऊंगा इसके सदस्यों को याद करने का। पहले हम पढ़ते हैं प्रारूप समिति के बारे में। देखिए, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब क्यों थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? क्योंकि यही वो समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप, ब्लूप्रिंट, एक सांचा कहिए या ढांचा कहिए, बनाने का काम दिया गया था। और कोई भी चीज अच्छी तब बनती है जब उसका नक्शा, उसका सांचा क्या होना चाहिए? भली भांति मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, तभी वो चीज भी क्या बनेगी? मजबूत और सुदृढ़ बनेगी। तो इसलिए प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था।
इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डेट एकदम दिमाग में छपा लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 29 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। बार बार एग्जाम में डेट पूछी जाती है। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जैसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य थे। टोटल कितने हो गए? 1 + 6, यानी कि आपके टोटल सदस्य हो गए 7। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, आप आंसर देंगे 7। एक अध्यक्ष और 6 आपके सदस्य। अब बात करते हैं इन सदस्यों की और अध्यक्ष की। पहली बात करेंगे अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष आप सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य इसके थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे आपके एन माधव राव। और एन माधव राव के ब्रैकेट में मैंने लिखा है इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। अब ऐसा क्यों? देखिए, बी.एल. मित्र थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे और अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। इन्हें काफी लंबा बिहार के आसपास के क्षेत्र से, यूपी आसपास क्षेत्र से पूरा लंबा सफर तय करके आना पड़ता था दिल्ली तक। तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने क्या दे दिया था? अपनी इस प्रारूप समिति के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बदले आपका एन माधव राव को नियुक्त किया गया था। 7वें सदस्य आपके टी कृष्णमाचारी। इसका भी देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? वर्ष 1948 को डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनको जगह दी गई थी। इनसे पहले सदस्य कौन थे? डीपी खेतान जी थे, जिनकी मृत्यु के बाद आपका टी कृष्णमाचारी को सदस्य निर्वाचित किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का। अब देखिए दोस्तों, कैसे हमने इन 7 सदस्यों का नाम याद रखना है। अगर आप डेली इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, वीडियो को भी आप देखेंगे, तो आपको आराम से चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं एक ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए, जिसको मैं आगे चलकर बताऊंगा। अब बात करते हैं हम संविधान का प्रभाव में आना, कि हमारा संविधान किस प्रकार से प्रभाव में आया। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, जिस पर संविधान सभा ने 5 दिन तक आम चर्चा करी। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक विचार किया गया। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव में लाए गए, जिसमें से 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। यानी कि इस जो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में कितने संशोधन आए थे? 7,653। लेकिन अगर देखा जाए, इनमें से सिर्फ 2,473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई। यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन उठता नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक विचार किया गया था और प्रारूप का जो अंतिम प्रारूप है आपका 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। तीसरा देखिए पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहां पर स्टार बना लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेट बाय द असेंबली बाय पास्ड नाम से प्रस्ताव पेश किया था। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस नाम से प्रस्ताव पेश किया था? आप आंसर देंगे द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेट बाय द असेंबली बाय पास्ड। ठीक है दोस्तों, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। अब आगे चलिए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? आप आंसर देंगे 284, 284 सदस्यों ने। अब बात करेंगे 299 सदस्यों की। पीछे लास्ट जो वीडियो मैंने दिया था संविधान सभा के गठन की, वहां मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चीज को कि सदस्य कितने थे और कितने घटे, कितने सदस्य बढ़े। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आपके आसानी से, बिल्कुल एकदम सरलता से ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे संविधान का प्रभाव में आना। संविधान प्रभाव में कैसे आया? देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान में क्या क्या था? हमारे संविधान में क्या क्या था? हमारे संविधान में प्रस्तावना प्लस 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल प्लस 8 अनुसूचियां यानी कि 8 शेड्यूल आपके थे।
26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और उस समय हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 आपके अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कैसे संशोधन होते हैं, कैसे चीजें बढ़ती गई, 8 से कैसे 12 अनुसूचियां हो गई, कैसे प्रस्तावना में संशोधन हुआ और कैसे आर्टिकल बढ़े। आगे चलकर हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, वहां हम इस चीज को देखेंगे। अनुसूचियां पढ़ेंगे तो 8 से 12 कब हुई, कैसे हुई, 4 अनुसूचियां कैसे बढ़ी, उसको भी हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। अब देखिए आगे नोट हम बोलते हैं, यहां पर वनडे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा वहां इस चीज को समझाऊंगा। दूसरा है भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है और इन्हीं भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है और भारत के संविधान का पितामह यानी कि भारत के संविधान का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। अब देखिए हमने बात करी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आप सबको पता है हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ऐसा क्यों? लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ, इस सवाल के साथ आप लोगों को छोड़ के मैं गया था और मैंने आपसे बोला था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सवाल का उत्तर आपको दूंगा, जितना भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने बात करी कि 26 जनवरी को तो आपका पूरा संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमें देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की, कुछ कानूनों की जरूरत थी। उसके लिए क्या करा गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए और वो कौन कौन से अनुच्छेद थे मैं आपको ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हमने 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए थे। अब हम बात करेंगे वही डाउट की, वही सवाल की, जो सवाल के साथ पिछले वीडियो में आपको मैं छोड़ के गया था। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी हमने संविधान को इतना लेट लागू क्यों किया, जबकि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। हमें कहीं ना कहीं ये डर था कि अभी ब्रिटिशर्स की गुलामता से हम आज़ाद हुए हैं। डर ये भी था कि कहीं और देश हमारे ऊपर अटैक ना कर ले, फिर भी हमने इसको लेट लागू किया। रीज़न देखिए, इसका रीज़न समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर भावनाएं, भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस रीज़न के पीछे। देखिए इस दिन को यानी 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक महत्व है 26 जनवरी 1950 का, क्योंकि इस दिन संविधान को लागू करा गया था। रीज़न देखिए क्या था, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था और भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। कहानी यूं निकली थी कि 26 जनवरी 1930 के समय लाहौर के पास रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। यहां पर कांग्रेसियों ने, हमारे कांग्रेस के जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने शर्त रखी थी कि आप हमें आज़ादी दे दीजिए, हमें स्वराज दे दीजिए। अगर आप हमें स्वराज नहीं देंगे तो हम स्वयं से पूर्ण स्वराज मतलब कि पूर्ण आज़ादी की घोषणा कर देंगे। और अंग्रेजों द्वारा स्वराज ना देने पर हमारे कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों ने 26 जनवरी 1930 को स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब 26 जनवरी 1930 से डेली हर साल 26 जनवरी को भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन आज़ादी हमें कब मिली? आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। अब प्रश्न ये उठा कि 26 जनवरी को जो हम आज़ादी बनाते हुए आ रहे हैं, इस तिथि के साथ भारतीयों के देशवासी हैं, भारत के देशवासियों की कुछ भावनाएं जुड़ चुकी हैं। उस भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए, उस भावनाओं का आदर करते हुए संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी को क्या कर दिया जाए, 26 जनवरी को संविधान को लागू कर दिया जाए और एक गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये रीजन था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी उसे 26 जनवरी को लागू किया गया। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अंत में। मैंने आपको पीछे बोला था प्रारूप समिति के जब सदस्य पढ़ा रहा था, मैंने बोला था प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, और मैंने आपको बोला था कि जो सदस्य हैं अध्यक्ष के साथ, उनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, एक तरीका बताऊंगा, ताकि क्या हो सके, आपको आराम से वो चीज़ याद हो सके। तो यहां पर देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, अंबेडकर आए माधवपुर में अंगारे बरसाए, जिसने स्वामी सादुल्ला मुंशी कर्मचारी भड़काए। एक कहानी समझिए पहले। देखिए, अंबेडकर नाम के एक व्यक्ति थे और माधवपुर नाम की एक जगह थी। इस माधवपुर में
एक सादुल्ला नाम का व्यक्ति था जिसकी बहुत बड़ी एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में उनके साथ एक मुंशी और कुछ कर्मचारी काम किया करते थे। अंबेडकर जी माधोपुर में गए, उन्होंने अंगारे बरसा दिए। अंगारे बरसने से वो फैक्ट्री क्या हो गई, नेस्ता नाबूद हो गई, वो फैक्ट्री टूट गई, जिससे उस फैक्ट्री की जो स्वामी था, उस फैक्ट्री का जो मालिक था स्वामी सादुल्ला, उसका मुंशी और उनके कर्मचारी क्या हो गए, भड़क गए। तो तरीका क्या बना, अंबेडकर आए, माधोपुर में अंगारे बरसाए, जिसने स्वामी सादुल्ला, मुंशी, कर्मचारी भड़काए। अब इससे सदस्यों के नाम कैसे याद होंगे, देखिए पहले देखिए अंबेडकर से अध्यक्ष का नाम निकल कर आ गया प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर आए माधवपुर से देखिए माधव शब्द पकड़िए, एन माधव राव सदस्य का नाम निकला। अंगारे बरसाए, अंगारे से एन गोपाल स्वामी आयंगर, जिसने स्वामी, यहां पर स्वामी क्या है आपका, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सादुल्ला से निकलेगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मुंशी से निकलेगा डॉक्टर के एम मुंशी। और लास्ट आपके कर्मचारी से टी कृष्णमाचारी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ आपके सदस्यों के नाम यहां पर क्या हो गए, क्लियर हो गए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अंबेडकर आए, माधोपुर में अंगारे बरसाए, जिसने स्वामी सादुल्ला, मुंशी, कर्मचारी भड़काए। ठीक है दोस्तों, मुंशी, कर्मचारी और स्वामी का नाम था सादुल्ला। तो ये हमने बात करी आज किसकी, आज हमने बात करी आपके संविधान समितियों की, उन समितियों के सदस्यों की, उनके पूरे निचोड़ की। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आसान तरीके से सरलता से मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस पढ़ाते रहूंगा, बिल्कुल प्रॉपर रूप से। बस आपको इतना करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ बने रहना है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल में जाइए और ऑल को क्लिक कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। पूरी सीरीज हम आपको यहाँ पर क्या कर दें, उपलब्ध करा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।